नमस्कार हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में चुनावी माहौल है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया की लगभग खत्म हो गई और उसके बाद और भी सीटें हैं जिस पर तमाम पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इस चुनाव में बीजेपी 400 पार का नारा देकर ये कह रही है कि हम तो रिकॉर्ड सारे तोड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों के बँटवारे को लेकर कभी कहीं से कुछ खबर, कभी कहीं से कुछ खबर, लेकिन आम तौर पर बँटवारा हो रहा है और एक बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है। और उसकी तैयारी के लिए तमाम जमघट दिल्ली में लग गया है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन माहौल पूरी तरह से दिल्ली में सजाया जा रहा है। इसके इर्द-गिर्द उत्तर प्रदेश की सियासत भी उस पर भी हलचल नज़र आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत और उसके बाद के हालात पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं। खुद योगी कैबिनेट के मंत्रियों के बयान भी आ रहे हैं। इन तमाम हालात पर और इस पूरे परिदृश्य पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, इनसे हम बात करेंगे। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। जी, प्रेम कुमार जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है विपक्ष। इसमें खास बात अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन की पत्नी है, हेमंत सोरेन जेल में है, केजरीवाल की पत्नी है और केजरीवाल जेल में है। ये दोनों लोग, दोनों पत्नियाँ हेमंत सोरेन की और केजरीवाल की, ये दोनों मंच पे नज़र आईं और आज तस्वीरें भी आई दोनों के गले मिलते और राहुल गांधी का बयान और इसके इर्द-गिर्द इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी रैली जो दिल्ली में हो रही है, जहाँ मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस है। किस तरह से इसे एनालाइज़ करें, किस तरह से इसे देखें क्योंकि बीजेपी 400 पार के नारे के साथ कह रही है कि संविधान के खिलाफ बयान देने वाले का टिकट तो हमने काट दिया। इसलिए हम पे जो आरोप है कि हम संविधान के खिलाफ काम करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बेग जी, बात है ये है कि सबसे ज़्यादा अगर इसका इम्पैक्ट देखना हो तो आज 30 मार्च को मेरठ में नरेंद्र मोदी जी की रैली प्रस्तावित थी, जिसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 31 यानी कल के लिए कर दिया गया। अब ये रैली दिल्ली में भी एक रैली होगी इंडिया गठबंधन की और मेरठ में नरेंद्र मोदी जी की रैली होगी। ये टीवी स्क्रीन पर इंडिया गठबंधन आए नहीं, इसके लिए प्रबंध किया गया है। ये डर है इंडिया गठबंधन की रैली का। ये इंडिया गठबंधन की रैली मुंबई के बाद अब दिल्ली में हो रही है, लेकिन ये सिंपल रैली नहीं है, बल्कि इस पृष्ठभूमि में है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है, कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, इससे पहले हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोई उम्मीदवार बन रहा है उनके यहाँ कहीं आईटी छापे मार रही है, कहीं आईटी के नोटिस हैं, कहीं ईडी पहुंच रही है, कहीं सीबीआई के जांच खुल रही है। ये अलग अलग किस्से हैं। ये किस्सा आप कर्नाटक से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इवन उत्तर प्रदेश तक है। तो ये राहुल गांधी ने जो कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ये बात झूठ है। ये झूठ है क्योंकि चुनाव के समय में अगर देश के सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी को उसका खाता फ्रीज किया जाता है और देश की सभी संवैधानिक संस्थानें चुप हैं। 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में किसी ने कुछ नहीं बोला। कोर्ट्स को कुछ क्यों नहीं करता या चुनाव आयोग कुछ क्यों नहीं करता? ये जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत गंभीर सवाल है और इसलिए इस गंभीर सवाल के पीछे जनता की लामबंदी होती है या नहीं, ये इस रैली में दिखेगा। तो इसलिए इस रैली का इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये रैली सिर्फ कांग्रेस की रैली नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है या फिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहे, कैसे संवैधानिक संस्थाएं जो काम नहीं कर रही हैं अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, उसकी चिंता के साथ रैली है और इस चेतावनी के साथ भी कि सरकार कोई स्थिर नहीं रहती है, सरकार बदलती है और जब सरकार बदलेगी तो ऐसे लोग जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं और आज सरकारी अफसर हैं, संस्थान हैं, उनको ऐसा सबक मिलेगा कि आगे से ऐसी चीजें बंद हो जाएंगी। ये राहुल गांधी का जो सीधे चेतावनी, धमकी जो भी समझे, लेकिन उन्होंने जो कहा है ये पृष्ठभूमि और इसीलिए इंडिया गठबंधन के से बीजेपी डरी हुई दिख रही है। जी।
प्रेम कुमार जी, अभी कुछ दिन पहले 600 वकीलों ने एक खत लिखा सीजेआई और जिसमें वो तमाम वकील थे जिसको हम खुले तौर पर कह सकते हैं कि या तो वो बीजेपी पार्टी में किसी पोस्ट होल्डर के तौर पर हैं या बीजेपी के केसेस लड़ते हैं, बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने खत लिखा सीजेआई को और कहा कि सीजेआई कोर्ट पर, अदालत पर दबाव बनाने का अ, की कोशिश कुछ वकीलों का गिरोह कर रहा है। और साफ तौर पर इशारा उन लोगों की तरफ था जो सरकार की आलोचना करते रहते हैं वकील, या सरकार के खिलाफ मुकदमे लड़ते हैं, या सरकार की किसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं। और उसको प्रधानमंत्री रीट्वीट करके कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा से यही किया। प्रधानमंत्री आज 600 वकीलों के उस खत को रीट्वीट करते हैं जिसमें कांग्रेस पे आरोप लगाना उनके लिए आसान होता है। लेकिन इससे पहले न जाने कितने खत लिखे गए कोर्ट को, सीबीआई को और तमाम उच्च संस्थानों को कि आप सरकार की जो गैर संवैधानिक पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ अंकुश लगाइए। ऐसे में क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच हो रही है? अब जुडिशरी पर एक दबाव बनाने का भी सिलसिला आप देख रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट है कि संविधान को खतरा है, क्या ये भी उसी में शामिल है? मिर्जा शकील बेग जी, देखिए, जो 600 वकीलों की चिट्ठी सीजेआई के नाम पर गई, उसको देखकर हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया आई। हमें लगा कि हरीश साल्वे जी ने अपना स्टैंड बदला है क्या, पॉलिटिकली चेंज हो रहे हैं क्या। ऐसा क्यों लगा? क्यों मुझे लगा और थोड़ा जानना है। तो और थोड़ा जानते हैं तो आपने जैसा बताया फिर सारे नाम वैसे ही मिलने लगे। तो उनमें से 4-5 नाम को हम जान रहे थे, इसका पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है समझ रहे थे। तो हमें ये लगा कि ये चिट्ठी निश्चित रूप से विपक्ष की ओर इंगित है, और ये जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो विपक्ष दबाव डाल रहा है जुडिशरी पर, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मन जो है हमारा नहीं मान रहा था। तो अब यहाँ से आप बात को उठाइए, आम जनता को में ये बात गई ही नहीं कि ये 600 लोगों की चिट्ठी जो है ये विपक्ष का जुडिशरी पर दबाव से चिंता में गई है। लोगों को लगा कि ये सरकार का जुडिशरी पर दबाव की चिंता में गई है। आम लोगों में यही गया। वो हरीश साल्वे की से तरह झोंके हैं, इसको जनता नहीं एनालाइज करती है। तब क्या हुआ, शाम होते होते उसका कुछ परिणाम ही नहीं निकल रहा, जनता पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तब नरेंद्र मोदी जी ने एक बार करके वेबसाइट है, उसमें इनकी चिट्ठी लगी हुई थी, उस चिट्ठी को उसने ट्वीट किया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको रीपोस्ट किया, और रीपोस्ट किया तो अब वो तो सीधे सीजीआई को लिख नहीं सकते थे, एक जिम्मेदारी वाली बात थी। तो उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रतिबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड जुडिशरी का सवाल उठाते हुए कांग्रेस को इल्जाम में बदल दिया उस चिट्ठी को। लेकिन इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि जो चिट्ठी जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए और ये संदेश देने के लिए लिखी जा रही थी, लिखवाई जा रही थी कि कि विपक्ष जुडिशरी पर दबाव डाल रहा है, तो उसको खत्म करते हुए एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने उस दबाव को जो चीफ सीजेआई पर ये 600 वकील डालना चाह रहे थे, उस दबाव में अपना प्रधानमंत्री का वजन जोड़ दिया उन्होंने। क्योंकि वो चिट्ठी तो सीजेआई को संबोधित है। अब उस चिट्ठी को रिपोस्ट कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो इसके बावजूद कि सीजेआई वर्ड नहीं आया, इसके बावजूद कि कांग्रेस को टारगेट किया गया, लेकिन कायदे से पीएम ने एक ऐसी चिट्ठी को जो सीजेआई के नाम लिखी गई थी रिपोस्ट करके सीजेआई पर दबाव बनाया है, खुलेआम बनाया है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, इसकी जो मुहिनी है इसको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आज जुडिशरी पे दबाव कैसा है, क्यों है? जुडिशरी से अब इनको अपेक्षा है कि ये आईटी की तरह व्यवहार करें, चुन चुन करके लोगों के घर जाए, किसके घर जाना चाहिए, किसको नोटिस कर देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को अकाउंट फ्रीज करें कि कम्युनिस्ट पार्टी का को नोटिस भेजे। ये आईटी की तरह व्यवहार करें, ईडी की तरह व्यवहार करें कि घर समझ करके जाएं किसके घर जाना है और कब जाना है। इसी तरीके से ये एक्सपेक्टेशन अब ये जुडिशरी से भी कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन जैसे चुनाव आयोग से कर रहे हैं वैसे ही जुडिशरी से कर रहे हैं। तो जुडिशरी से एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? क्योंकि हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फैसला आया जुडिशरी का, जिसने उसको असंवैधानिक करार दिया, तो उसके बाद ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है कि एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के
के जानिब से आ रहे हैं ये घोटाले, और इससे बीजेपी का सीधा संबंध दिख रहा है, पैसा देने वालों का और लेने वालों का संबंध दिख रहा है। अब इन घोटालों की जांच होगी कभी तो बीजेपी जबरदस्त फंसेगी। जांच अभी नहीं हो रही, अभी सब सवाल उठ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में हम देखें तो न्यायपालिका पर स्पष्ट दबाव है कि आपके पास ईवीएम का मामला है, कहीं ऐसा फैसला मत दे दो कि सारे वीवीपैट को गिनने पड़े, कुछ ऐसा फैसला मत दे दीजिए कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे फैसले चुनाव आयोग के पास में हैं जिस पर इंतजार है। पीएम केयर फंड है, उसको आगाह किया गया है एक तरह से कि इस पर खबरदार जो ऐसा फैसला आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा देंगे। ये दबाव क्रिएट किया गया है, यानी जुडिशरी पर दबाव के नाम पर जुडिशरी पर दबाव क्रिएट किया गया है। भला विपक्ष जुडिशरी पर दबाव डाल रही है। अगर ये बात 4 जून के बाद कही जाती तो हम मान लेते हैं। 4 जून के बाद अगर कांग्रेस जीत के आ जाए और तब विपक्ष बोले, तब प्रधानमंत्री बोले, तो हम मान लेते। आज की तारीख में कोई नहीं मानेगा कि विपक्ष जुडिशरी पर दबाव डाल रहा है। लेकिन प्रेम कुमार जी, दबाव इस वक्त लग रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों पर है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। वो चुनावी क्षेत्र में जाते हैं तो विरोध होता है। एक चुनावी क्षेत्र जिसका मैं जिक्र कर दूं पढ़ के, वहां के स्थानीय विधायक बाबू सिंह राठौर उनकी सभाओं में नहीं पहुंचते। लोकल एमएलए हैं जिनको उनकी रैलियों में होना चाहिए। हालात ये गजेंद्र सिंह शेखावत को अकेले ही पूरा कैंपेनिंग उस पूरी विधानसभा में करनी पड़ी। और शेखावत जोधपुर के शेरगढ़ जब पहुंचे तो मंच पर लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, नारेबाजी हुई और नारा वो लगा कि मोदी तुझसे बैर नहीं और शेखावत तेरी खैर नहीं। ये राजस्थान में हमने इस तरह के नारे सुने। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े तो राजस्थान की ही टोक सवाई माधोपुर सीट से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जौनपुरिया, सुखवीर सिंह जौनपुरिया, उनका विरोध, उनकी रैलियों में गो बैक के नारे। राजस्थान में दरअसल हो क्या रहा है? शुरू से हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस में आ गए जो बीजेपी के जिनका टिकट कटा था, और कितने बड़े-बड़े नॉमिनेशन बड़ी रैलियों के साथ हो रहा है। हालात क्या राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं? लग ये रहा था कि बहुत आसान हो जाएगी राह। क्या इसमें वसुंधरा राजे का भी कोई फैक्टर दिख रहा है आपको? देखिए, आपने राजस्थान सेंट्रिक बात की है। राजस्थान में तो कई एक फैक्टर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये फैक्टर्स तब तक दबे हुए थे या उसके बहुत ज़्यादा उभर कर आने की संभावना नहीं दिख रही थी, जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके शासन के लिए पैदा गुस्सा दिखने नहीं लग गया है। नहीं दिख रहा था तब तक ये गुस्सा राजस्थान का भी दबा हुआ था। लेकिन अब जबकि गुजरात जैसे प्रदेश से बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने टिकट लौटा दिए, एक संभवतः एक बनासकांठा और दूसरा वडोदरा। वडोदरा तो वो सीट है जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, सांसद। तो प्रधानमंत्री भी वहीं से जीत के बने थे, बनारस के अलावा। तो वहां से उम्मीदवारी लौटा दी गई। फिर दूसरा उम्मीदवार जब दिया गया, बनासकांठा ही वो दूसरा नाम है, अगर गलत हो तो मैं क्षमा करेंगे। तो दूसरा दूसरा वहां उम्मीदवार के खिलाफ भी वहां विरोध, असंतोष सामने आने लगा। तो ये गुजरात से पैदा हुआ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस से आए हुए एमएलए को टिकट बीजेपी ने दिया। नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस का एमएलए बीजेपी की जिस उम्मीदवार से जीत कर विधायक बना था और अब बीजेपी के पाले में है, तो उसको उसी उम्मीदवार से विरोध झेलना पड़ा कि वो बगावती तेवर अपनाते हुए सीधे रैली और बड़ी-बड़ी रैली कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी हम जा सकते हैं। इसके ये सिर्फ गुजरात और हिमाचल या राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद कौन सी सीट है जहां से राजनाथ सिंह जीतते थे, जहां से वीके सिंह जीतते थे और बड़ी बड़ी मार्जिन से, मतलब फर्स्ट सेकंड वही है, थर्ड तो बहुत दूर है। ऐसी सीट है गाजियाबाद, कोई खड़ा कर दीजिए जीत ही है बीजेपी की, इस तरह की सीट है। यहाँ पर जब उम्मीदवार बनाए गए अनिल गर्ग का विरोध हुआ, उनको
लपड़ थप्पड़ किया गया। तो ये जो दृश्य बन रहे हैं ये बता रहे हैं कि जनता में गुस्सा किस कदर बढ़ता चला गया है, और ये गुस्सा दिखता है भाई। वो जो क्या नाम है, अंसारी, क्या नाम पूरा उनका, जो मुख्तार क्रिमिनल अंसारी। जिनका, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई, हत्या हुई है, इस पर हम नहीं टिप्पणी करते, लेकिन असामयिक मौत हुई है, उसमें संदेह है कि जहर देकर मारा गया है, और इसकी टाइमिंग ये बताती है कि पॉलिटिकल मर्डर भी हो सकता है। तो इसके बाद जो भीड़ है लोगों की, मुख्तार अंसारी के लिए जो भीड़ है, सिर्फ मुसलमानों की भीड़ बोल करके हम इसको कमतर नहीं करेंगे। ये जब आपको ओम प्रकाश राजभर जी जो कि मंत्री है, वह भी जब इनको क्रांतिकारी बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की भीड़ है। तो ये जो भीड़ जुट रही है, ये भी सत्ता की निरंकुशता के खिलाफ जुटी हुई भीड़ है। छात्र पहले से प्रदर्शन कर रहे थे, बाकी चीजें दिख ही रही है, तो बहुत व्यापक असंतोष है देश भर में। यही कारण है गिरिराज सिंह को, आप समझिए, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, उनके खिलाफ में उनको काले झंडे उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई जाए, तो ऐसा तो हमने कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। वैसी चीजें हो रही हैं जो अब तक नहीं सोची जा रही थी कि ऐसी होंगी। कारण क्या है? कारण है गुस्सा, बहुत भारी गुस्सा है जनता में। हम आपको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जनता में गुस्सा है और सत्ता विरोधी लहर चल रही है, ये बताने के लिए हम आपको एक दो उदाहरण देना चाहते हैं कि देश में दो तरह की मीडिया स्पष्ट है, एक जो मुख्य धारा की, दूसरा सोशल मीडिया। मुख्य धारा की मीडिया भी जब सोशल मीडिया पर ये कराती है सर्वे कि आपकी पसंद कौन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर या राहुल गांधी, राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिलता है, फिर उसको हटाना पड़ता है वो पोस्ट। ये तो एक उदाहरण है, जरूरत पड़ेगी तो हम नाम भी बता सकते हैं, सबको पता है। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर भी देखें, मैंने स्वयं एक दो सर्वे कराए, मेरे ट्वीट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जो 700-800 लोगों ने वोट किया, वो सत्ता के खिलाफ वोट किया, विपक्ष के पक्ष में वोट किया, भी ऐसा नहीं 90-90%, थोड़ा बहुत ही 50-60-40 नहीं, 90%। आप इवन बीजेपी के लोगों ने जो जब भी सर्वे करने की कोशिश की है, उनको बंद करना पड़ा है सर्वे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जनता में जबरदस्त आक्रोश है, जिसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विरोध के रूप में हो रही है। अब मीडिया कहता है कि मीडिया में बैठे हुए चंद पत्रकार, 4 पत्रकार बैठते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, 370 आ रहा है जी, नहीं जी 390 आएगा, अरे मैं कहता हूँ 400 पार होगा, ऐसा कंपटीशन नेशनल टेलीविजन में हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया हो रही जनता में, अरे तुम लोग वोट दोगे पत्रकार बैठ के क्या? पर वोट तो हम लोग देंगे, हम जान रहे हैं कि तुम लोग वहां बिके हुए लोग हो और यहाँ बैठे हुए। इस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और मोदी के खिलाफ लहर है, उनके शासन के खिलाफ लहर है। खुद बीजेपी के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, और अब जहां जरूरत हो रहा है वहां संतोष भी व्यक्त कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम इस घटना को देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।